गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। लास्ट लेक्चर में हम रिवीजन ही चालू हमने किया हुआ था और आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। इस सिचुएशन में या अब अगले टॉपिक्स में पहले हम एक रजिस्टर की बात कर रहे थे, अब जो है कई सारे रजिस्टर्स हैं, उनको कई सारे पैटर्न्स में आपस में जोड़ा जा रहा है। उनके बेसिस पे जो है उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर नेट रेजिस्टेंस है, कई सारे तरह के रेजिस्टर जब आपस में मिलाए जाते हैं या आपस में जोड़े जाते हैं तो उनका जो नेट वैल्यू होता है रेजिस्टेंस का वो कितना होता है वो हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, वही हम समझेंगे। तो इसके बारे में हमने यही समझा था कि जब सीरीज़ में रेजिस्टर्स लगे होते हैं तो सारे रेजिस्टर्स एक दूसरे के साथ में जुड़ जाते हैं, सभी रेजिस्टेंसेस की वैल्यू एक साथ में जुड़ जाते हैं। ये चीज़ें हमने तो कर ली थी, ठीक है। और दूसरा पैटर्न हमें देखना था कि रेजिस्टेंस जो होते हैं वो पैरेलल में जब रहते तो फिर कैसे काम करते, ठीक है। तो सीरीज़ वाला तो हमने क्लियर कर लिया था। सीरीज़ में हमने यही देखा था कि रेजिस्टेंसेस जो होते हैं वो जब सीरीज़ में रहते हैं तो सारे के सारे एक दूसरे के साथ में जुड़ जाते हैं, और उसके पीछे हमने डेरिवेशन जो था वो भी हमने देखा हुआ था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमें अभी पढ़ना है, डिस्कस करना है, वो है रजिस्टर्स इन पैरेलल। इसमें देखो कह रहा है, इसको पढ़ते हैं समझते हैं। Now let us consider the arrangement of three resistors joined in parallel with a combination of cells or a battery as shown in figure 12.7। तो तुम्हें याद होगा कि जब भी हम एमीटर लगाते हैं किसी भी सर्किट में तो एमीटर को हमेशा हम सीरीज़ में जोड़ने की कोशिश करते हैं या जोड़ते हैं, और जो वोल्ट मीटर होता है उसको हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं। जिस भी एलिमेंट के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है या वोल्टेज निकालना है, उन्हीं दोनों एलिमेंट्स के अक्रॉस हमें वोल्ट मीटर के दोनों टर्मिनल्स लगा देने होते हैं, और उसके अक्रॉस हमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो पता चल जाता है, ठीक है। तो इस सर्किट में भी अगर तुम ध्यान दो तो एक सर्किट है, इसमें तीन रेजिस्टर्स एक दूसरे के साथ पैरेलल में जुड़े हुए हैं। अब ये जो रेजिस्टर्स हैं चूँकि पैरेलल में जुड़े हैं और हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस अगर वोल्टेज ड्रॉप देखना है तो उनके दोनों टर्मिनल्स पे हमें एक वोल्टमीटर लगा देना होता है, मतलब किसी भी एलिमेंट के पैरेलल में वोल्टमीटर लगा देना होता है, और उसके बाद एमीटर को सीरीज़ में लगाना होता है। तो इस केस में वोल्टमीटर जो है तीनों रेजिस्टर्स के पैरेलल में लगा। इसका मतलब ये हुआ कि R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा और R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो तीनों के तीनों सेम होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन करंट जो होगा तीनों के अक्रॉस सेम नहीं होगा। हमने ये भी पढ़ा हुआ था कि जो करंट होता है वो हमेशा सीरीज़ में सेम होता है लेकिन पैरेलल में डिफरेंट होता है। इन द सेम मैनर वोल्टेज जो होता है वो हमेशा पैरेलल में सेम होता है लेकिन सीरीज़ में डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इसमें एक्टिविटी में कह रहा है मेक अ पैरेलल कॉम्बिनेशन एक्स वाई ऑफ थ्री रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंसेस R1, R2 and R3 respectively. Connect with a battery, a plug key and an ammeter as shown in figure 12.10. Also connect a voltmeter in parallel with the combination of resistors. Plug the key and note the ammeter reading. Let the current be I. Also take the voltmeter reading. It gives a potential difference V across the combination. The potential difference across each resistor is also V. This can be checked by connecting the voltmeter across each individual resistor. See figure 12.11, ठीक है। तो क्या करना है कि इस तरह का जो वो सेटअप दिया हुआ था, सेटअप में क्या करना है, पहले तो सारे के सारे टर्मिनल्स जो हुए थे, पहले केस में क्या करना है कि मान लो ये हमारे पास में सर्किट है, ठीक है। ये एक रजिस्टर दिया हुआ है, ये दूसरा रजिस्टर दिया हुआ है और एक ये तीसरा रजिस्टर दिया हुआ है। इन तीनों रजिस्टर के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर हमें लगा देना है, और वोल्ट मीटर पे जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को ऑब्जर्व करना है। ऑब्वियसली सर्किट इज़ कम्प्लीटेड। अगर मैंने कंप्लीट नहीं किया दैट डजंट मीन कि सर्किट इज़ नॉट कम्प्लीटेड, सर्किट इज़ कम्प्लीटेड ऑल राइट। तो सर्किट अगर कंप्लीट है और इन तीनों के अक्रॉस अगर लगाया जा रहा है वोल्ट मीटर की जो भी वैल्यू आएगी वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अब जितने भी ये तीनों रजिस्टर्स थे, तीनों रजिस्टर्स के अक्रॉस इंडिविजुअली जो है वोल्ट मीटर लगा के देखना। जैसे इस रजिस्टर के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा के देख लिया, इसकी रीडिंग हमने चेक कर ली। वापस से
इस रजिस्टर के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा लिया, यहाँ पे रीडिंग चेक कर ली, और इन द सेम मैनर ये बीच वाला जो रजिस्टर दिया हुआ है इसके भी अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाना है और उसकी रीडिंग चेक करनी है। हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें मिलेगा कि जो तीनों केसेस में वोल्ट मीटर की वैल्यू थी, वोल्ट मीटर पे जो रीडिंग आ रही थी वो सेम आ रही थी। क्लियर है? कह रहा है आगे कि टेक आउट द प्लग फ्रॉम द की, रिमूव द एमीमीटर एंड वोल्ट मीटर फ्रॉम द circuit, insert the ammeter in the circuit with the resistor R1 as shown in figure 12.11, note the ammeter reading I1। ठीक है, तो इस केस में क्या कर रहा है कि वोल्ट मीटर तो इस किसी एक टर्मिनल के अक्रॉस तो लगाया जा रहा है, साथ में उसके अक्रॉस एमीटर भी लगाया जा रहा है। हमें पता है कि एमीटर हमेशा सीरीज में सेम वैल्यू देता है लेकिन पैरेलल में डिफरेंट वैल्यू देता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीनों पैरेलल में रजिस्टर्स लगे हुए हैं इनके अक्रॉस अगर वोल्टमीटर की रीडिंग चेक करी जाए तो वो हमेशा सेम आएगी, लेकिन इनके अक्रॉस हर एक एलिमेंट के अक्रॉस अगर हम के साथ में सीरीज में अगर हम एमीटर लगाते हैं तो एमीटर की वैल्यू एमीटर पे जो रीडिंग आएगी वो डिफरेंट आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे सर्किट लेना था, अगर मेरे पास में एक पैरेलल में सर्किट दिया होता, तीन रजिस्टर्स लगे होते हैं, तीन रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन होता, इस पे एक एमीटर लगाते, इसकी कुछ और वैल्यू आती, इस पे कुछ और वैल्यू एमीटर की आती, इस पे कुछ और एमीटर की वैल्यू आती, और इसके साथ में यहाँ पे एक अगर एमीटर लगाया होता तो इसकी कुछ और वैल्यू आती। क्लियर है? और ये जो वैल्यू आती वो सरप्राइजिंगली ये वाले एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट के अक्रॉस जो एमीटर की रीडिंग थी उन तीनों के सम के बराबर होती। क्लियर है? लेकिन अगर हम वोल्ट मीटर की बात करें तो हमने जैसे डिस्कस किया कि इसके अक्रॉस भी वोल्ट मीटर की रीडिंग सेम आएगी, इसके अक्रॉस भी और इसके अक्रॉस भी। लेकिन अगर हम यही सीरीज़ की बात करते तो सीरीज़ में अगर तीन रजिस्टर्स होते, 1, 2 और 3, और ऑब्वियसली सर्किट इज़ कम्प्लीटली क्लोज्ड। अब इस सिचुएशन में अगर इस पूरे के अक्रॉस वोल्टेज निकालते, एक वोल्ट मीटर का एक टर्मिनल यहाँ पे लगाता मैं और दूसरा टर्मिनल यहाँ पे लगाता, तो इनके अक्रॉस जो वोल्टेज की वैल्यू आती वो इसके अक्रॉस अगर वोल्ट मीटर लगाता इससे डिफरेंट होती, इसके अक्रॉस अगर वोल्ट मीटर लगाता तो इससे डिफरेंट होती, और इसके अक्रॉस अगर वोल्ट मीटर लगाता तो डिफरेंट होती। इन तीनों के सम के बराबर जो वैल्यू आती वो जब दोनों एंड पे हमें लगाया था जो कि ये था, इसके बराबर आती। क्लियर है? आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको। अगर फिर भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो मेरे से आप पूछ सकते हो, कभी भी आप बेझिझक पूछ सकते हो। क्लियर है? फिर आगे क्या कह रहा है कि सिमिलरली मेजर द करंट थ्रू R2 एंड R3, let these be I2 and I3 respectively. What is the relation between I1, I2 and I3? तो कह रहा है कि अगर मैं इस सर्किट को लूँ, इस सर्किट में जो एमीटर दिया हुआ है, इस एमीटर की जो रीडिंग आएगी, जो भी करंट आएगा उसको हमने I लिया हुआ है, और इसके बाद में जो ऊपर वाला टर्मिनल दिया हुआ है, ऊपर वाला रजिस्टर दिया हुआ R1, इसके क्रॉस अगर इसके साथ में सीरीज़ में अगर मैंने एमीटर लगाया होता तो इसकी जो रीडिंग आई उसको मैंने I1 बोल दिया। ऐसे सेकंड रजिस्टर R2 के साथ में हमने जो एमीटर लगाया उसकी रीडिंग I2 आई। ऐसे ही R3 के साथ में जो करंट फ्लो कर रहा है इस एलिमेंट के साथ में उसको हमने I3 बोल दिया। अब ये कह रहा है कि I1, I2, I3 और जो प्रीवियस वाले ये वाले फिगर में जो I था इसमें क्या रिलेशन निकलेगा, तो पता चला कि जो करंट था वो तीनों करंट के सम के बराबर आ रहा था। ठीक है, इसके बारे में अभी जस्ट मैंने बताया भी था तुम्हें। अब आगे क्या कह रहा है कि it is observed that total current I is equal to the sum of the separate currents through each branch of the combination, that is I is equal to I1 plus I2 plus I3। फिर कह रहा है let RP be the equivalent resistances of the parallel combination of the resistors by applying Ohm's law
टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स वी हैव I इज इक्वल टू V अपॉन RP। याद रहे कि RP जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तीनों रेजिस्टर जो पहले में लगे हुए हैं उनका, ठीक है। तो उसका वैल्यू कुछ RP था, वो हम बाद में निकालेंगे कि सबका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है। ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ to each resistor we have I1 is equal to V upon R1, I2 is equal to V upon R2 and I3 is equal to V upon R3। और हमें यह भी पता है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 is equal to कैपिटल I या सिंगल I। तो उस केस में I की जगह पे V upon RP रखा फ्रॉम 12.6, I की जगह पे V upon RP रख दिया और I1 प्लस I2 प्लस I3 की जगह पे ये वैल्यूज़ पुट कर दी, I1 I2 और I3 की। यहाँ से हमें क्या ऑब्जर्व करने को मिला कि जो ऊपर V वाला टर्म था वो सभी जगह पे कैंसिल हो जा रहा है। अब बचा क्या? बचा ये 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी रेजिस्टर्स सीरीज़ में होंगे तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। लेकिन अगर वही रेजिस्टर्स तीन पैरेलल में दिए हुए हैं, ठीक है, एक रेजिस्टर, दूसरा रेजिस्टर और तीसरा रेजिस्टर, तीन अगर रेजिस्टर्स पैरेलल में दिए, इसमें पहले वाले का वैल्यू R1 है, दूसरे का R2 है और तीसरे का R3 है, तो उस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 ये होता है, ठीक है। ये याद रखना आपको। Thus we may conclude that the reciprocal of the equivalent resistances of a group of resistances joined in parallel is equal to the sum of the reciprocals of the individual resistances। ठीक है, तो इससे बेस्ड एग्जांपल्स कर लेना बहुत ही आसान सा है। पहले एग्जांपल देख भी लेते हैं। इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 12.10 में जो सर्किट डायग्राम है इसको एक बार देख लेना है। कह रहा है सपोज द रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 हैव द वैल्यूज 5 ohm, 10 ohm एंड 30 ohm which has been connected to a battery of 12 volt। Calculate first part is current through each resistor। आसान है। इसमें क्या कह रहा है कि R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 5, 10 एंड 30। R1 की वैल्यू है 5, R2 की वैल्यू है 10 और R3 की वैल्यू है 30। अब अगर ये कह रहा है क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, आसान है क्या? हमें पता है कि अगर वोल्ट में जो बैटरी दी है वो 12 वोल्ट की है, इसका मतलब हर केस में V की वैल्यू 12 हमें लेना पड़ेगा। I1 मुझे निकालना है। I1 निकालने के लिए I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 निकालने के लिए V अपॉन R2। V हमें पता है, R1 पता है। ऐसे ही I2 निकालने के लिए V अपॉन R2, R2 हमें पता है। ऐसे ही V अपॉन R3, R3 पता है। तो क्या तीनों निकल जाएंगे? बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। बी पार्ट है द टोटल करंट इन द सर्किट। टोटल करंट कैसे निकलेगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। हमने अभी इसको डेराइव भी किया था। थर्ड पार्ट इज टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। टोटल सर्किट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1 R इक्विवेलेंट। अब R इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1 R की जगह पे R लिखना पड़ेगा, उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। मान लो 1 R इक्विवेलेंट की वैल्यू मान लो आ गई x/y, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी y/x। ये बात समझ में आ रही है ना सबको? ठीक है, तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। थैंक यू।